morning to all of you. Myself ज्योति मालविया, लेक्चरर केमिस्ट्री इन GGIC कटरा। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं केमिकल काइनेटिक्स का वीडियो नंबर 4। प्रीवियस वीडियोस में आपने केमिकल काइनेटिक्स के बारे में स्टडी किया, रेट ऑफ रिएक्शन को देखा, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन को देखा। उसके बाद वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। आज के लेक्चर में हम आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। मॉलिक्यूलरिटी मतलब ये होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर एटम्स ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व इन एनी केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रिएक्शन ले लें ए इज़ कन्वर्टेड इनटू बी, ठीक है, एक रिएक्शन लिया है हमने जिसमें ए रिएक्ट टू फॉर्म अ बी। तो यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, केवल एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है रिएक्शन में, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, एक हो जाएगी। इसी तरह अगर हम एक इस तरह की रिएक्शन लें ए प्लस बी गिव सी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल 2 हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी तरह अगर H2 रिएक्ट विद Cl2 टू फॉर्म अ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगी। देखिए यहाँ पे H2 के कितने मॉलिक्यूल हैं, एक हैं, Cl2 के कितने मॉलिक्यूल हैं, एक हैं। इसके आगे देखिए अगर कोई नंबर नहीं लिखे होते हैं, किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में अगर कोई नंबर नहीं लिखा होता, इसका मतलब होता है 1 मॉलिक्यूल। तो इस तरह से इस मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, 2 हो गई। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, इन एनी केमिकल रिएक्शन। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, अगर हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो देखिए मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट कैन नेवर बी अ मोर देन 3। अगर हम मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे तो किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कभी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती इन केमिकल काइनेटिक्स में जो हम स्टडी करते हैं। इट शुड बी ऑलवेज अ होल नंबर, ये हमेशा एक होल नंबर होगा, या आप बोल सकते हो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है, ना तो इसकी वैल्यू कभी 0 होगी, ना तो इसकी वैल्यू कभी निगेटिव होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने मॉलिक्यूलरिटी पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेट लॉ। रेट लॉ को हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जब कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट फैक्टर के बारे में देखा था। तो हमने एक रिएक्शन ली ए प्लस बी गिव सी, ठीक है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन ऑफ अ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ अ बी। जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ कंसंट्रेशन ऑफ अ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ अ बी। तो ये प्रोपोर्शनलिटी हटते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, हमने वहाँ के कांस्टेंट जोड़ दिया कि के कांस्टेंट जो होता है ये कहलाता है आपका रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक कांस्टेंट, ठीक है, या वेलोसिटी कांस्टेंट, इसे हम कुछ भी कह सकते हैं। तो इस तरह से जो किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ होता है उसको हम हमेशा कंसंट्रेशन टर्म में लिखते हैं, और जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। यदि इनके आगे आपका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है तो वो हमारी पावर के फॉर्म में हो जाती है। तो ये हो गया रेट लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो आपका रेट लॉ से ही हम निकाल सकते हैं। आपको पता है रेट लॉ क्या करता है, वो डिपेंडेंस ऑफ अ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। इसका मतलब ये है कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, ये हमें रेट लॉ से पता चलता है। तो उसी रेट लॉ को यूज़ करके हम किसी भी रिएक्शन की अभिक्रिया की कोटि को पता कर सकते हैं। अभी आपने रेट लॉ देखा, रेट लॉ में हमने देखा कि जितने भी कंसंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व होते हैं उन सब का प्रोडक्ट जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है। लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंटल होता है, इसको हम न्यूमेरिकली नहीं देख सकते। एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि वो कितनी रिएक्टेंट की कितने मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रहा है उसकी कंसंट्रेशन, या कंसंट्रेशन की कितनी पावर लगा दें तो वो रेट ऑफ रिएक्शन आपका डिफाइन करेगा। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे रिएक्शन है आपकी 2A + B गिव्स प्रोडक्ट C, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस रिएक्शन की बात करेंगे तो अगर हम देखें तो यहाँ पे सिंपली अगर जैसे रेट लॉ के हिसाब से अगर हम लिखेंगे, देखिए
रेट लॉ के हिसाब से लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या हो जाएगा, के कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। एयर कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, तो ये पावर ए हो जाएगी और ये होगा आपका रेट लॉ के हिसाब से। लेकिन ये चूँकि आपका एक्सपेरिमेंटल होता है, तो अगर इस तरह से दिया है कि एक्सपेरिमेंट के बाद हमें ये ऑब्जर्वेशंस मिले हैं कि ए, अगर हम रिएक्टेंट ए को डबल कर रहे हैं तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जा रही है, डबल, मतलब सेम रेशियो में बढ़ रही है। अगर इसको हम 4 टाइम करेंगे तो ये भी 4 टाइम हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ ए की क्या हो गया, 1 पावर के बराबर। इसी तरह अगर हम बी का एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन देखें तो दिया है कि बी जो है डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जा रहा है, 4 टाइम्स। मतलब अगर हम बी को डबल कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ रहा है, तो मतलब वो अगर हम बी को जितना 2 गुना करेंगे तो वो 4 गुना आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो इस हिसाब से आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, के ए की पावर 1 और बी की पावर 2। तो ये हो गया एक्सपेरिमेंटली रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो अब यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकालेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म होते हैं उनकी जो पावर होती है उनको उनका सम जो होता है, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म ए और बी है, इनकी पावर क्या है, ए की 1 है, बी की 2 है। तो इन पावर को अगर आपस में हम जोड़ देंगे तो वो आपका हो जाएगा ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 1 + 2 = 3। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, और ये 3 से क्या होती है, ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, सम ऑफ अ पावर ऑफ अ कंसंट्रेशन टर्म ऑफ अ रिएक्टेंट इज कॉल्ड अ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक दो देखिए, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये है कि जब आपकी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करें। अगर आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़ीरो है तो इसका मतलब उसको कहते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो उसकी यूनिट हम कैसे निकालेंगे, ये जनरल इक्वेशन होती है यूनिट की, देखिए मोल 1 - n L की पावर n-1 सेकेंड -1, ठीक है, या इन्वर्स बोलते हैं। तो यहाँ n जो होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अगर हमारा ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो n = 0 रखेंगे तो हम क्या यूनिट मिलेगी, मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स। तो ये किसकी यूनिट हो गई, ज़ीरो ऑर्डर। अगर फर्स्ट ऑर्डर देखेंगे तो आपको मिलेगा केवल सेकेंड इन्वर्स, n की जगह 1 रख दीजिए तो आपको यूनिट क्या मिलेगी, सेकेंड इन्वर्स। इस तरह से अगर हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे तो इसकी यूनिट आपको n = यहाँ 2 रख दीजिए तो आपको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट मिल जाएगी। ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये एक्सप्रेशन याद है तो आप किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट को बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, जैसे ये हमने एक और एग्जांपल लिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझाने के लिए। एक रिएक्शन है 2A + 3B गिव्स प्रोडक्ट C, ठीक है, प्रोडक्ट दिया है। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन देखें तो क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटली दिया है ये कि रेट ऑफ रिएक्शन ए की पावर 2 और बी की पावर -1 पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ए की पावर और बी की पावर का ऐड कर देंगे तो ए और बी क्या है, -1 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 1। दैट मीन्स रिएक्शन क्या हो गई आपकी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरह से जितने भी पावर होंगे एक रिएक्टेंट को उसका सम करने पे हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। आपके सिलेबस में केवल 2 ऑर्डर रिएक्शन है, एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसी के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे कि ज़ीरो ऑर्डर के लिए रेट एक्सप्रेशन क्या होगी, रेट कांस्टेंट की एक्सप्रेशन क्या होगी, हाफ लाइफ टाइम क्या होगा, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, व्हेन रेट ऑफ अ रिएक्शन इज अ नॉट डिपेंड ऑन अ कंसंट्रेशन ऑफ अ एनी रिएक्टेंट इज कॉल्ड अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक रिएक्शन लिया है, ए इज कन्वर्टेड इनटू बी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, के रेट कांस्टेंट हो गया और कंसंट्रेशन ऑफ ए, चूँकि ये किसी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा तो इसकी पावर क्या हो गई, ज़ीरो। तो ये हो गया आपका ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हमने मान लिया इनिशियली क्या है, हमने ए की कितनी कंसंट्रेशन ले ली, ए ले ली। तो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है एट टाइम t = 0 पे आपका प्रोडक्ट कुछ भी नहीं फॉर्म होगा, वो ज़ीरो होगा। मान लीजिए कुछ समय बाद एट टाइम t पे रिएक्शन में आपका प्रोडक्ट जो है वो x बन गया, उसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, x हो गई। तो रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ a क्या हो जाएगी, a - x, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपका रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, के ए की पावर -x, क्योंकि आपकी एट टाइम t पे कंसंट्रेशन क्या हो गई है, लेकिन चूँकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ये किसके पावर होगी, ज़ीरो की पावर। तो ये आपकी पूरा किसी भी अगर नंबर की
पावर 0 या किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 होती है तो वो किसके बराबर हो जाता है 1 के। तो आपको मिल गया रेट ऑफ रिएक्शन किसका है, बी का, dx बाई डी टी इज इक्वल टू के, dx बाई डी टी इज इक्वल टू के। हमने क्या किया, dx को इधर रखा और dt को उधर ले गए। इस तरह से अब हमने इसका इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, इंटीग्रेशन इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमें कोई स्मॉल क्वांटिटी दी गई होती है और हमें पूरी रिएक्शन की निकालनी होती है कंसंट्रेशन, तो वहाँ पे अगर हम उसका स्मॉल पार्ट का को इंटीग्रेट कर देते, समाकलित कर देते हैं, तो हमें पूरे होल रिएक्शन की कंसंट्रेशन पता चल जाती है। ठीक है, तो इसको हमने इंटीग्रेट किया, dx का इंटीग्रेशन होता है x, इसी तरह k, यहाँ पे k लिखा हुआ है, k की जगह होगा आपका k, और ये है dt गया है तो ये हो जाएगा dt। ठीक है, k चूँकि कांस्टेंट है, k बाहर आ जाएगा और dt का आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और इसके साथ हमेशा एक कांस्टेंट क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से x बराबर के टी प्लस सी मिला आपको एक्सप्रेशन। जहाँ अब हम c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जब समय t था तो आपकी x की क्वांटिटी क्या थी, 0 थी, कंसंट्रेशन x क्या थी, 0 थी, तो c भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की एक्सप्रेशन मिल गई, x इज इक्वल टू के टी। ठीक है, अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की बात करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू एक्स बाई टी, के इज इक्वल टू एक्स बाई टी। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के बाद हम इसकी हाफ लाइफ की बात करेंगे। ठीक है, हाफ लाइफ टाइम ऑफ एनी रिएक्शन क्या होता है कि जब किसी भी रिएक्शन की कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाए, हाफ हो जाए। ठीक है, ड्यूरिंग रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्शन क्या हो जाए, हाफ हो जाए, a/2 हो जाए, तो उसमें जो टाइम लगेगा वो टाइम क्या होगा आपका, हाफ लाइफ टाइम। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, टी हाफ से डिनोट करते हैं। अगर हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की एक्सप्रेशन लें, हमें मिला था x इज इक्वल टू के टी। ठीक है, अब क्या हो गया, कंसंट्रेशन क्या हो गई आपकी, जब a/2 हो गई तो t क्या होगा आपका, t हाफ हो जाएगा, हाफ लाइफ टाइम। तो यहाँ पे x की जगह हमने a/2 रख दिया, t की जगह t हाफ, तो हमें t हाफ की इक्वेशन क्या मिली, a/2k। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे आपका जो हाफ लाइफ टाइम है, हाफ पीरियड टाइम जो है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। इसका मतलब है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो आपका हाफ लाइफ टाइम होगा, अर्धायुकाल जो होगा, वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे आपका अर्धायुकाल भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब हम लेते हैं सेकेंड हमारा जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा कि जब आपकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एक घात के पर डिपेंड करे, तो वो हो जाता है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस तरह से हमने एक रिएक्शन ली, ए फॉर्म प्रोडक्ट बी, इनिशियल कंसंट्रेशन ए है और बी की क्या है, 0 है। आफ्टर टाइम टी कंसंट्रेशन इसकी a माइनस एक्स हो गई और बी की क्या हो गई, x हो गई। तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन dx बाई डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर माइनस एक्स की पावर 1, चूँकि फर्स्ट ऑर्डर है इसकी पावर क्या हो गई, 1 हो गई। फिर से हमने इसको रीअरेंज कर लिया, x फैक्टर को एक साथ रख लिया और k के साथ dt चला गया, इसको फिर से क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने पे अगर कोई वैल्यू इस तरह से होती है 1/x, उसका इंटीग्रेशन होता है dx की, तो ये हमेशा बराबर हो जाता है ln x के। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, ये 1/a माइनस एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी। ठीक है, आपको पता है dt का हो जाएगा t और उसके साथ एक कंसंट्रेशन। अब हमें कंसंट्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इनिशियल कंसंट्रेशन ले लिया, t इज इक्वल टू 0 पे आपकी a माइनस एक्स क्या हो जाएगी, वो आपकी a हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने c की वैल्यू निकाल ली, वो आ गया यहाँ माइनस ln a। तो इस तरह से हमने c की जगह यहाँ पे माइनस ln a रख दिया, इक्वेशन अरेंज की तो हमें मिल गया के टी इज इक्वल टू ln a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, अब हमने देखा आगे हमें ये एक्सप्रेशन मिली थी। अब क्या है, ये जो ln होता है इसका मतलब होता है, इसका बेस क्या होता है, e होता है। तो हमें जो इक्वेशन होती है हमें लॉग के फॉर्म में चाहिए होती है, जिसका बेस क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो ln e को log 10 में बदलने के लिए हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई किया तो ये हमें मिल गया 2.30 ln a माइनस ए अपॉन a माइनस एक्स। तो ये वैल्यू आपकी बन गई log ऑफ a माइनस एक्स। ठीक है, और ये हो गया आपका k इज इक्वल टू 2.303 t log a अपॉन a माइनस एक्स। ये हो गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एक्सप्रेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद आता है आपका हाफ़ लाइफ टाइम। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ़ लाइफ टाइम फिर से वही है कि जब आपकी कंसंट्रेशन x क्या हो जाए, हाफ़ हो जाए, कितने टाइम में, t हाफ टाइम में, तो इसको हम डिराइव करेंगे तो हमें मिलेगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अर्धायु काल 0.693/k। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो इस एक्सप्रेशन में t हाफ जो है वो कहीं भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट है और ये आपका रेट कांस्टेंट है, दोनों ही कांस्टेंट है, इसलिए टी हाफ जो होगा डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, रेट एक्सप्रेशन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एक्सप्रेशन देखा, उसके हाफ लाइफ टाइम एक्सप्रेशन देखा, इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को देखा हमने, उसकी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन डिराइव की और उसके बाद हाफ लाइफ टाइम ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिराइव किया।